नमस्कार दोस्तों। जीएसटी प्रो सीरीज का पार्ट नंबर 7 जो एपिलेट रिलीफ के रिलेटेड है, इसके ऊपर हम आज देखेंगे। पहले जीएसटी प्रो के सीरीज के अंदर पार्ट 1 में हमने देखा जीएसटी डिमांड एंड एपिलेट रेमेडीज, जो बैकग्राउंड मटेरियल इशूड बाय आईसीएआई के ऊपर भी। पार्ट 2 के अंदर जनरल प्रिंसिपल्स टू रिमेंबर इन केस ऑफ जीएसटी हमने देखा। पार्ट 3 के अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ एविडेंस, फैक्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ, ईटीसी इन जीएसटी लिटिगेशन हम देखा। पार्ट 4 में सेटिंग लॉ इन मोशन, शो कॉज नोटिस से ये झगड़ा शुरू होता है। पार्ट 5 में टाइप ऑफ असेसमेंट, स्क्रूटिनी और ऑडिट्स हमने देखे। पार्ट 6 में अब अपील फाइल करने के अपीलेट रिलीफ का पार्ट 1 हमने देखा। आज हम देखेंगे इसी का पार्ट 2। तो ये जो आज का डिस्कशन है, इसका एजेंडा हमारे लिए क्या है? ग्राउंड्स ऑफ अपील्स वर्सेस आर्गुमेंट। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लिटिगेशन के अंदर मास्टरी पानी है तो फिर केस लॉ प्रेसिडेंट्स, जो केस लॉज हम अपील में नोट डाउन करते हैं, कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग अपील, फिर बिलेटेड अपील क्या है, रॉन्ग फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर द रॉन्ग फोरम, इसके ऊपर भी आज हम गौर करेंगे। तो फटाफट देखते हैं आज के वीडियो के अंदर जीएसटी प्रो पार्ट 7। जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर लाइक करें इस वीडियो को, और आगे देखते हैं कर नीति के इस पार्ट में क्या है। ग्राउंड्स वर्सेस आर्गुमेंट्स। दोस्तों, जब भी हम अपील फाइल करते हैं तो हम ग्राउंड्स लिखते हैं, बट ग्राउंड्स कभी भी आर्गुमेंट्स के जैसा नहीं होना, निगेटिव एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए। Grounds form the basis on which outcome is found unacceptable and appeal is preferred. फिर दूसरी बात, ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन टू ड्राफ्ट द ग्राउंड्स एक्यूरेटली। सही तरीके से ग्राउंड्स ऑफ अपील ड्राफ्ट करने चाहिए। ग्राउंड्स ऑफ अपील्स आर द लेंसेस फ्रॉम विच अपीलेट अथॉरिटी इज रिक्वेस्टेड टू व्यू द एडजुडिकेटिंग ऑर्डर। इसी से वो पढ़ के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी समझ में आता है उनको कि क्या इशू है। द अपीलेट अथॉरिटी इज नॉट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑफ हायर रैंक, तो उनको ठीक से ग्राउंड प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। एज सच अपील इज नॉट टू रीडू द एडजुडिकेशन वंस अगेंस्ट। तो दोस्तों, सही तरीके से ग्राउंड्स फॉर्म करिए, सही लैंग्वेज यूज करिए। आर्गुमेंट्स के फेज में ग्राउंड नहीं करना चाहिए, गड़बड़ गड़बड़ में ये चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर केस है कोई ग्रीवियंस की कि ऑर्डर पास हुआ है, रिलीफ नहीं दिया है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को रिलेवेंट है, बट उसके बियॉन्ड ट्रैवल करके टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कवर नहीं किया है, तो कैसे लिखना चाहिए ग्राउंड्स ऑफ अपील? तो रॉन्ग ग्राउंड ऑफ अपील की शुरुआत ऐसी होगी, impugnated order has misinterpreted the fact but failing to understand the cause of a contract dated फलाना फलाना चीजें एनॉर्मस है, contrary to fact है, निगेटिव है, the demand confirm is liable to be set aside। ये निगेटिव और थोड़ा सा आर्गुमेंटिंग ग्राउंड ऑफ अपील हो गया। और सही तरीके से सजेस्टेड अगर ग्राउंड ऑफ अपील फॉर्म करने हैं तो ऐसा लिखना चाहिए, impugnated order is contrary to fact in so far as it fails to derive facts forthcoming from the contract taken on record but has proceeded to introduce alternate fact aligned to impugnated transaction to foist an unjust demand. As such, the demand confirm is liable to be set aside। तो ऐसा सॉफ्टली लिखना चाहिए ग्राउंड्स ऑफ अपील्स। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे केस लॉ प्रेसिडेंट। कई बार अपील बनाते वक्त केस लॉस डाले जाते हैं। अब ये केस लॉ डालते वक्त क्या ध्यान में रखना चाहिए? एक नियम है, रूल ऑफ लॉ मीन्स दैट द लॉ रूल्स और गवर्न द सोसाइटी। लॉ इज दैट which is knowable and not mysterious. Statute law is that made by legislature। इसका मतलब ये है कि लॉ बनते हैं सोसाइटी को रूल करने के लिए, ये सही होने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जब कोर्ट के अंदर कोई बात जाती है तो कोर्ट के डिसीजंस आते हैं, और यहाँ पे इन लाइक सर्कमस्टेंसेस ट्रीटमेंट ऑफ लॉ मस्ट बी अलाइक। मतलब अगर
सरी की कोई फैक्ट्स है, कोई केस लॉ है, वो अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो अगर हमारे फैक्ट्स सरी के हैं तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट भी हमको सेम मिलनी चाहिए है। इसके वजह से प्रेसिडेंट वैल्यू रहती है केस लॉस के लिए और ट्रीटमेंट सिमिलर होनी चाहिए अगर केस लॉ हमारे फैक्ट से मेल जोल खाता है तो। बट कई बार क्या हो जाता है, केस लॉज प्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी केस लॉ अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो उससे हमारा आउटकम फेवर में आएगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली सोचती है। हाँ, डेट ऑफ फाइलिंग से डेट ऑफ हियरिंग के बीच में भी अगर केस लॉ ओवरटर्न हो गया तो ग्राउंड्स ऑफ अपील्स खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए रेफरेंस के लिए और हमारे ग्राउंड्स ऑफ अपील्स के अलावा उस केस लॉ का रिलीवेंस हमने प्रेजेंट करना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि केस लॉ जब भी हम डालेंगे तो ग्राउंड्स के बाद में डालें और आर्ग्यूमेंटल या कंपेलिंग अनफेवरेबल केस लॉज भी सामने वाली अथॉरिटी प्रेजेंट कर सकती है, इसको डिस्टिंग्विश कर सकती है हमारे केस लॉस को भी। तो टेंडेंसी ओवरलोड ऑफ केस लॉस की ना रखे, नहीं तो नोटिसेस में, अपील मेमोस में खूब सारे केस लॉज और उसके सिनॉप्सिस डाल देते हैं। हर इंटरप्रिटेशन के लिए, हर अल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन के लिए, हर वर्ड के लिए लोग केस लॉ डालते हैं। तो ये कोई सही चीज नहीं है। जो रिलेवेंट केस लॉ है अपने प्रेजेंट केस के रिलेटेड, उसी को यहाँ पर हार्ड प्रेस करना चाहिए और बहुत स्किल यूज करनी चाहिए कि सही डिसीजन है, रिलेवेंट है और बाइंडिंग है हमारे फैक्ट्स और फिगर के हिसाब से उस केस लॉ को, क्योंकि रिलेवेंस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो फैक्ट्स के ऊपर, हमारे स्टैट्यूट के ऊपर वो केस लॉ हमारे फेवर में है और बाइंडिंग होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किस अथॉरिटी के ऊपर कौन सा डिसीजन बाइंडिंग है ये ध्यान में रखे। फॉर एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की डिसीजन बाइंडिंग हो सकती है कर्नाटका के हाई कोर्ट पर या नहीं भी हो सकती है, क्योंकि अगर कर्नाटका हाई कोर्ट के अंदर कोई कॉन्ट्ररी डिसीजन है तो आंध्रा हाई कोर्ट की डिसीजन की वैल्यू नहीं रहेगी, बाइंडिंग नहीं रहेगी कर्नाटका हाई कोर्ट के ऊपर। तो जुरिडिक्शन देख के केस लॉ रिप्रेजेंट करना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट मुद्दे के ऊपर, कंडोनेशन ऑफ डिले। दोस्तों, अपील फाइल करनी चाहिए, वो हमने 30 दिन के अंदर टैक्स पेयर ने करनी चाहिए ऑर्डर आने के बाद। रेवेन्यू को करना है तो उनको 6 महीने का टाइम पीरियड है। 1 महीने तक डिले अलाउड है कंडोनेशन ऑफ डिले सेक्शन 107 सबसेक्शन 4 के हिसाब से। बट ये हमारा राइट नहीं है कि हमारों को कंडोनेशन ऑफ डिले हर बार फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी दे ही देगी। इंपॉर्टेंट क्या है कि कंडोनेशन ऑफ डिले जो है इसको हमारे को फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी के सामने सफिशिएंट कॉज के साथ में प्रेजेंट करना जरूरी है। सफिशिएंट कॉज के अंदर आप प्लीडिंग ले सकते हैं, उसका एविडेंस दे सकते हैं कि 30 दिन यानी 60 दिन में, यानी 3 महीने में, 90 दिन में आपने क्यों अपील नहीं फाइल की और 1 महीने के भीतर आपने फाइल की है, तो इसका आपको रीजन देना चाहिए, क्लियरली स्टेट करना चाहिए, एविडेंस देना चाहिए। सिर्फ डिले हो गया ऐसा नहीं कर सकते, प्रोप्राइटर बीमार था ये भी लिख नहीं सकते, उसका प्रूफ लगाना पड़ेगा। प्रूफ आपको इंडिपेंडेंट एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जेन्यून ट्रूथफुल चाहिए, वेरीफाइबल चाहिए और सफिशिएंट डिले ऑफ डेज मेंशन करना चाहिए। 90 दिन खत्म हो गए, फिर आपने 100वें दिन अपील फाइल की है तो 10 दिन का डिले क्यों हुआ, इसका रीजनिंग आपको देना जरूरी है। और जैसे अगर तबीयत खराब थी, आप नहीं अपील फाइल कर पाए, तो ये एविडेंस के साथ दे, इसको राइट नहीं समझे और ये सही तरीके से प्रेजेंट करे। डेट ऑफ फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट, ब्रीफिंग ऑफ सिम्टम्स, पूरा केयर लेनी पड़ी, ये सारा चीज लिखना जरूरी है उस सर्टिफिकेट के अंदर। अब आते हैं दूसरा मुद्दा कि ये फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी को कंडोनेशन ऑफ डिले सफिशिएंट
जीएसटी कॉस्ट के साथ में वो दे सकते हैं। टैक्स पेयर ने ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि हमको मिल ही जाएगा। मेरी टॉप केस इज डिफरेंट एंड डिले ऑफ कंडोनेशन के रीजंस एंड एविडेंस डिफरेंट हो सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों सबसे मेन मुद्दा, बिलेटेड अपील। कई बार लोग 90 डेज प्लस 30 डेज यानी 120 डेज के बाद में भी अपील फाइल करते हैं, इसको बिलेटेड अपील बोलते हैं। और ये अपील एक्सेप्शनल सरकमस्टेंसेस में ही इसका डिले कंडोन होगा। एक्सेप्शंस कैन नॉट बी योर राइट्स। इसको हमको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना जरूरी है कि क्या वजह थी कि कितने दिन आप इतना डिले हो गया, इतनी देरी क्यों हुई। तो ये एक्सप्लेनेशन आप फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी को देंगे तो भी आपके फेवर में वो केस नहीं भी आ सकती है, बिकॉज दे डोंट हैव राइट टू कंडोन द डिले बियॉन्ड 30 डेज। और इसको फिर आगे एक्सप्लेन करना पड़ेगा नेक्स्ट अथॉरिटी के सामने। टैक्स पेयर को ये देना जरूरी है कि वो क्या रीजन था कि जिसके वजह से डिले हुआ। स्टैट्यूटरी लिमिटेड पीरियड के बाद में भी ये अपील क्यों फाइल की गई है। टैक्स पेयर को डे वाइज डिले एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग तक का मेंशन करना जरूरी है। और 30 दिन यानी 1 महीने का डिले कंडोन फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी कर सकती है मेरिटोरियस केसेस में, बट उसके बाद में वो नहीं कर सकते। दे विल डिनाई, दे विल डिसमिस द अपील, अपॉर्चुनिटी भी देंगे नहीं। तो आगे हायर अथॉरिटीज को ये अपने को फाइल करना पड़ेगा। अब आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा, फाइलिंग अपील बिफोर रॉन्ग फोरम। कई बार सीजीएसटी अपीलेट अथॉरिटी के सामने जाना था, स्टेट के सामने चले गए, डिप्टी कमिश्नर के सामने जाना था, कमिश्नर के सामने अपील फाइल कर दी। तो ये उस अथॉरिटी की ड्यूटी बन जाती है कि वो इसको खारिज ना करे। इट इज नॉट अ फैटल। वो टैक्स पेयर को कम्युनिकेट करे, रिटर्न द अपील टू टैक्स पेयर और कहे कि आप राइट अथॉरिटी के सामने चले जाए। इससे आपका राइट चला नहीं जाएगा। जो भी बीच में टाइम स्पेंड हुआ है उसको आपको रेमेडी मिलेगी, टैक्स पेयर को इसका बेनिफिट मिलेगा। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि देयर शुड बी ए सफिशिएंट कॉज कि आपने ये गलत अथॉरिटी के सामने फाइल कर दिया, बट वहां पर विद इन टाइम फाइल करे। ये एक ऐसी चीज है जहां पर टैक्स पेयर cannot claim this as a remedy by filing before an unintelligent forum such as stat or any other forum। जीएसटी के दिए हुए अथॉरिटीज में ही फाइल करे, कहीं गलत जगह फाइल ना करे। रीजनेबल डिले, अनएक्सप्लेनेबल, इम्पॉसिबल डिले, ये सारी चीजें यहाँ पर वापस से देखी जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर रॉन्ग फाइलिंग फोरम के सामने भी होती है तो विद इन टाइम करना जरूरी है फाइलिंग। तो दोस्तों ये था हमारा मेन डिस्कशन और कुछ केस लॉज भी हम यहाँ पर देखेंगे। ओरिएंट सिंटेक्स का जजमेंट है कि डिलेड अगर हुई है अपील बट ग्राउंड्स ऑफ इक्विटी के ऊपर एडमिट किया है। फिर सिंह एंटरप्राइजेस के केस में लिमिटेशन पीरियड जाने के बाद में भी अपील एक्सेप्ट की है, नहीं तो सारी की सारी प्रोसीडिंग एंड हो जाएगी, टैक्स पेयर को जस्टिस नहीं मिलेगा। रामलाल एंड अदर्स के केस में भी है कि only days of delay beyond the limitation need to be explained. Omission to file appeal within limitation cannot be questioned as limitation is a vested procedural rights. Merits of the case are irrelevant while explaining the delay. Lapse जो हुआ है ये पार्टी ने एक्सप्लेन करना जरूरी है कि क्यों डिले हुआ, और जब ये एक्सप्लेन करेगा तो ये एविडेंस के साथ एक्सप्लेन करे तो कोर्ट्स भी एक्सेप्ट करती है डिलेड फाइलिंग ऑफ अपील विथ द रीजंस एंड एविडेंसेस। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हर चीज को, हर दिन के डिले को प्रॉपरली एक्सप्लेन करें। तो दोस्तों ये अपना डिस्कशन था पार्ट 8 के अंदर और भी देखेंगे। कर नीति .in का वेबसाइट भी है जहां पर ये प्रेजेंटेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये फोन नंबर और ये ईमेल के ऊपर आपके कमेंट्स क्वेश्चंस आप भेज सकते हैं। तो देखते रहिए कर नीति का ये यूट्यूब चैनल। थैंक यू।